नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के गौण विभाग खंड 3 के अंतर्गत कुछ विभागों की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा विज्ञान के गौण विभाग खंड 2 में मुझसे एक गलती हो गई थी, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ और उस गलती को सुधारने के लिए यह बताना चाहता हूँ कि चौथे नंबर पर भाषा भूगोल मैंने बताया था और अंग्रेजी बताई थी लिंग्विस्टिक जियोग्राफी, और यह भी बताया था इसी क्रम में कि यह तो गौण विभाग है भाषा भूगोल लिंग्विस्टिक जियोग्राफी, और इसका एक उपविभाग है और जिसको डायलेक्ट जियोग्राफी कहते हैं। यहाँ तक तो मैंने ठीक लिखा था, लेकिन डायलेक्ट जियोग्राफी, डायलेक्ट की भी हिंदी मैंने ठीक लिखी है, बोली, और ज्योग्राफी की जगह पर मैंने क्या लिखा था कि विज्ञान लिख दिया था। तो आप क्या करेंगे कि वो शुद्ध करके पढ़ेंगे, बोली विज्ञान नहीं करके क्या करेंगे कि बोली भूगोल करेंगे। इसको बोली भूगोल, और बोली विज्ञान के लिए जो शब्द है डायलेक्टोलॉजी, बोली विज्ञान के लिए जो शब्द है वह है डायलेक्टोलॉजी। यह है बोली विज्ञान के लिए शब्द, तो सुधार लेंगे, यह ध्यान में रखना है। हमने 8 क्रम संख्या तक बात की थी और यह भी बताया था कि क्रम संख्या कुछ भी हो सकती है, और 8वें में समाज भाषा विज्ञान पर चर्चा की थी। आज 9वें बिंदु पर बात करेंगे और मनोभाषा विज्ञान पर चर्चा करेंगे। मनोभाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, और इसको साइको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। मनोभाषा विज्ञान को अंग्रेजी में साइको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। और 10वें में जो आता है वह है सर्वेक्षण पद्धति, और इसको फील्ड मेथड भी कहते हैं या सर्वे मेथड भी कहते हैं। यह है 11वें में है तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक पद्धति, यह जो है 11वें में है। 12वें में जाति भाषा विज्ञान, जाति भाषा विज्ञान,
और इसकी अंग्रेजी होती है एथनोलिंग्विस्टिक्स। एथनोलिंग्विस्टिक्स। और 13 में जो है 13वें नंबर पर जो है वह भाषा विज्ञान का इतिहास है। भाषा विज्ञान का इतिहास, और इसको जो है अंग्रेजी में हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहेंगे। हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स। चौदहवें में है भाषा की प्रकृति। नेचर ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेज। और 15वें में है शैली विज्ञान। शैली विज्ञान यानी स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स यह है, यह हमने देखा है। अब एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। मनोभाषा विज्ञान। मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान का संयुक्त अध्ययन है, और इसमें मानव द्वारा प्रयुक्त भाषा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा के अर्थ पक्ष का संबंध मनोविज्ञान से, मनुष्य के मानस से है, मनुष्य के मन से है अर्थ पक्ष का संबंध। किंतु शब्द का अध्ययन, शब्द का संबंध, रूप या पद का संबंध, वाक्य का संबंध, हम यदि थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इन शब्दों का संबंध भी, शब्दों का संबंध, रूपों या पदों का संबंध, वाक्यों का संबंध, अर्थों का संबंध मनुष्य के मन से। हम क्यों किसी शब्द का प्रयोग करते हैं? क्योंकि मन उस शब्द को प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। और सभी व्यक्ति की बुद्धि एक जैसी नहीं रहती है, सभी व्यक्ति का विवेक एक जैसा नहीं रहता है, सभी व्यक्ति का संस्कार एक जैसा नहीं रहता है, सभी व्यक्ति की सुरुचि एक जैसी नहीं रहती है। कुछ व्यक्ति कुरुचि संपन्न भी होते हैं, सुरुचि विपन्न होते हैं। कुछ व्यक्ति जो हैं वे कुरुचि विपन्न होते हैं और सुरुचि संपन्न होते हैं। तो उनके द्वारा बोले गए शब्द, उनके द्वारा बोले गए वाक्य और उनकी जो है मंशा जो है, उनका इंटेंशन जो है, उनकी नीयत जो है, वह भाषा जो जिसका वह व्यवहार करता है, जिस भाषा का, जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का वह व्यवहार करता है, तो उसकी मनोदशा का, उसकी मानसिक स्थिति का अच्छी तरह से पता चलता है। तो मनुष्य द्वारा प्रयुक्त, मनुष्य द्वारा व्यवहृत, व्यवहार में लाई गई, व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा का अध्ययन जो है मनोभाषा विज्ञान में, साइकोलिंग्विस्टिक्स में
किया जाता है। यह ध्यान में रखना है। इसके आधार पर व्यक्ति जो शब्द बोलता है, जो वाक्य बोलता है, उसका विश्लेषण करके उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाया जाता है। और फिर जो असामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी भाषा का भी इसी प्रकार से अध्ययन करके और उसका मानसिक उपचार किया जाता है। तो भाषा के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर असामान्य व्यक्ति की भाषा का अध्ययन करके और उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाया जाता है और फिर उसी के अनुसार जो है उसकी मानसिक दशा का उपचार भी किया जाता है। यह सारा का सारा वैज्ञानिक अध्ययन जो है भाषा का, वह मनोभाषा विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। मनोभाषा विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त भाषा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण किया जाता है और उसकी मानसिक स्थिति का अवलोकन किया जाता है और फिर भाषिक विश्लेषण के आधार पर मानसिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद उसका मानसिक उपचार किया जाता है। और दूसरा जो है 10वां, वह सर्वेक्षण पद्धति, फील्ड मेथड कहते हैं और सर्वे मेथड कहते हैं। हम क्या करते हैं, कई बोलियां हैं दूर दराज के क्षेत्रों में वे बोलियां बोली जाती हैं। उन बोलियों का साहित्य हमें उपलब्ध नहीं है या बहुत दूर का साहित्य, बहुत पुराना साहित्य ऐसी बोलियों का उपलब्ध नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अध्ययन के लिए साहित्य उपलब्ध नहीं रहने के कारण, उन भाषाओं या उन बोलियों के अध्ययन के लिए साहित्य नहीं उपलब्ध रहने के कारण क्या करते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं। सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति, सर्वेक्षक, उस क्षेत्र में जाता है और संकालिक अध्ययन करता है उस बोली का, सिंक्रोनिक स्टडी करता है उस बोली की। और उसमें क्या देखा जाता है कि क्या करते हैं कि सूचक कैसा चुने, यानी सूचना दाता, सूचक मतलब सूचना दाता, हाँ, इन्फॉर्मर जो है, हम कैसा चुने जो हमें सही सही बोली के विषय में बता सकेगा। अच्छा, प्रश्नावली कैसे बनाएं, प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न रखें और प्रश्नावली में कितने प्रश्न रखें ताकि हमें अध्ययन में सुविधा हो, सुगमता हो, सहूलियत हो। सर्वेक्षक की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो सर्वेक्षक को अपनी विशेषताओं का, अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से सर्वेक्षण करना है, सर्वे करनी है। तो यह ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि आंकड़ों का संग्रह करते हैं, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात फिर क्या करते हैं कि सांख्यिकीय विधि से प्रक्रिया में ला करके उन आंकड़ों से मीन प्राप्त करते हैं, मीडियन प्राप्त करते हैं, मोड प्राप्त करते हैं और फिर अनेक सारणियों द्वारा उस विश्लेषण को व्यक्त करते हैं और दिखाते हैं कि बोली जो है यह है और इस प्रकार की है, इस बोली की ये विशेषताएं हैं। तो इस तरह से सर्वेक्षण पद्धति में हम बोली के क्षेत्र में जा कर के, वहाँ रह कर के लोगों की बोली को सुन कर के अध्ययन करते हैं, फिर उनसे सूचना प्राप्त करते हैं, प्रश्नावली के माध्यम से पूछते हैं कि, और फिर लिखते जाते हैं एक एक उत्तर को और फिर जा कर के विश्लेषण करते हैं आंकड़ों का। और फिर जा कर के बताया कि सांख्यिकी के माध्यम से उसको हम वर्गीकृत करते हैं और
उसका निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो यह है तुलनात्मक पद्धति जो है, कंपैरेटिव मेथड जो है, यह है हम जानते हैं 2 या 2 से अधिक भाषाओं की तुलना की जाती है। एक ही भाषा की 2 विशेष कालों में तुलना करते हैं, यह भी तुलनात्मक पद्धति है। और 2 या 2 से अधिक भाषाओं की जो है एक काल सीमा में तुलना करते हैं। तुलना जो हम करते हैं तो यह जानना चाहते हैं कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं में कितनी समानताएं और फिर कितनी विषमताएं, फिर उन भाषाओं में समानताओं के आधार पर या विषमताओं के आधार पर क्या क्या विशेषताएं उभरती हैं, यह जो है अध्ययन करते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक भाषाओं में समानता के अंश बहुत अधिक रहते हैं तो उन्हें हम समान भाषा परिवार में रखते हैं, एक भाषा परिवार में रखते हैं। और यदि विषमता के अंश बहुत अधिक हैं तो उन्हें हम असमान भाषा परिवार में भिन्न परिवार की, भिन्न वंश की भाषा में गिनते हैं। यह करते हैं। फिर जाकर के क्या करते हैं कि असमानता के तत्व अधिक मिलने पर व्यतिरेकी भाषा विज्ञान, कंट्रास्टिव जो है लिंग्विस्टिक्स, वह करते हैं। और फिर विषमताओं का अध्ययन जो अनुवाद में, भाषा शिक्षण में दुर्गमता पैदा करता है, तो वह अध्ययन जो है असमानताओं का अध्ययन जो है, वो असमान तत्व क्या करते हैं भाषा शिक्षण में और अनुवाद में कठिनाई पैदा करते हैं। तो उन पर बल दे करके और उसका हल करके, उसका समाधान करके हम अनुवाद को सरल बनाते हैं और भाषा शिक्षण को भी सरल बनाते हैं। तो यह हम करते हैं तुलनात्मक भाषा विज्ञान में। जातीय भाषा विज्ञान में जाति विज्ञान और भाषा विज्ञान की संयुक्त अध्ययन पद्धति का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि बताया, जातीय भाषा विज्ञान में जातीय विज्ञान और भाषा विज्ञान के संयुक्त अध्ययन की प्रणाली या अध्ययन की संयुक्त प्रणालियों का उपयोग करते हैं। और किसी जाति की भाषा का जो है अध्ययन करते हैं, इस जाति की जो भाषा है, इस जाति के बोलने वाले, इस जाति के लोग हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, इस जाति में जिस भाषा या बोली का प्रयोग होता है, तो उस भाषा की क्या विशेषता है और उस भाषिक विशेषता के आधार पर उस जाति की विशेषताओं का भी अध्ययन हम जातीय भाषा विज्ञान में करते हैं। यह है भाषा विज्ञान का इतिहास। भाषा विज्ञान का उद्भव कब हुआ, जन्म कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किस प्रकार हुआ, इसका अध्ययन करते हैं। और फिर कालक्रम से भाषा विज्ञान का इतिहास जानते हैं। कालक्रम से, समय के क्रमित संदर्भ में हम भाषा विज्ञान के विकास का अध्ययन भाषा विज्ञान का इतिहास में करते हैं, हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स में करते हैं। इसको हम अपनी सुविधा के लिए पाश्चात्य भाषा विज्ञान का इतिहास और पर्वतीय भाषा विज्ञान का इतिहास, इस प्रकार से हम विभाजित करके, विभक्त करके भी हम अध्ययन करते। और 14वां है भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा की प्रकृति, भाषा का लक्षण, भाषा का अभिलक्षण, भाषा की विशेषताएं, भाषा का स्वरूप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो यह है भाषा की प्रकृति। मानवेतर भाषा में और मानव भाषा में क्या अंतर है, दोनों की तुलना करते हैं। दोनों भाषाओं में क्या क्या समानताएं हैं,
क्या क्या विषमताएँ हैं, असमानताएँ हैं। तो इन तथ्यों का अध्ययन हम जो है भाषा की प्रकृति में करते हैं। मानव भाषा की विशेषताओं और मानवेतर भाषाओं की विशेषताओं की तुलना करते हैं, दोनों में समानता दिखाते हैं। समानता के कितने तत्व हैं, समानता के कितने अंश हैं, या असमानता के कितने तत्व हैं, असमानता के कितने अंश हैं, असमानताओं की कितनी मात्रा है, इन सब का विवेचन करते हैं। और यह बताते हैं कि मानव भाषा जो है मानवेतर भाषा से क्यों और किस प्रकार भिन्न है। तो यह हम भाषा की प्रकृति में दिखाते हैं। शैली विज्ञान, स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। और शैली विज्ञान में हम क्या करते हैं कि किसी लेखक या किसी कवि की जो रचना होती है और उस रचना में जो उस कवि या लेखक द्वारा प्रयोग की गई भाषा है और उस भाषा की संरचना का अध्ययन करते हैं। और उसके अंतर्गत, संरचना के ही अंतर्गत हम शैलीगत अध्ययन भी करते हैं। तो दो या दो से अधिक कवियों की भाषा को हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि यह जो है जयशंकर प्रसाद की कविता की भाषा है, यह महादेवी वर्मा की कविता की भाषा है, यह हरिवंश राय बच्चन की कविता की भाषा है, यह जो है रामधारी सिंह दिनकर की कविता की भाषा है, या गद्य की ये पंक्तियाँ प्रेमचंद की हैं, या ये पंक्तियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, ये पंक्तियाँ जो है रामचंद्र शुक्ल की हैं, ये पंक्तियाँ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। तो शैलीगत अध्ययन हम करते हैं और इसके साथ साथ लेखक के मनोविज्ञान को भी इसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि लेखक ने इस शैली का प्रयोग क्यों किया है, किन कारणों से किया है, किस प्रेरणा से प्रेरित होकर के किसी लेखक ने इस शैली का प्रयोग किया है। निराला की शैली को आप देखेंगे, नागार्जुन की शैली को देखेंगे, हरिशंकर परसाई की शैली को देखेंगे, तो इस तरह से देखेंगे तो शैली जो है यह जो है भाषा विज्ञान के गौण विभाग में एक प्रमुख विभाग है और गौण विभागों में एक प्रमुख विभाग है और यह नया विभाग है शैली विज्ञान। और इसके अनुसार हम किसी लेखक या कवि की भाषागत शैली का अध्ययन करते हैं और दो या दो से अधिक लेखकों या कवियों की शैली में समानता और असमानता का भी अध्ययन करते हैं। आज हमने भाषा विज्ञान के गौण विभागों में तृतीय खंड में इसको देखा है। आप भी अच्छी तरह से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।